हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं पीजीटी की प्रीवियस ईयर पेपर्स की टेस्ट सीरीज़ शुरू करूंगा। तो दोस्तों, आज मैं पीजीटी सन 2000 में हुए पेपर को डिस्कस करूंगा और मैं 2000 से लेकर के 2021 तक जितने भी पीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करूंगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको 40% क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर से देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स। I will tell you only the right option. If you want to read the all options, you can pause it and you can read all the options. But I will tell you only the right option. Hamlet's question to be or not to be means option number 4, to live or to die. To live or to die. Question number next. See the explanation also. This is the 56th line of Hamlet, Act 3rd, Scene 1, where Hamlet muses on either to end his existence or still continue to live. ये लाइन हैमलेट प्ले में 56th लाइन है। एक्ट 3rd सीन 1 में लाइन आती है जहाँ पर हैमलेट सोचता है कि वो जीवित रहे या अपना जीवन समाप्त कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट दोस्तों देखेंगे क्योंकि पूरा पेपर सन 2000 में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। बाद में 75 कर दिए गए और 2004 से 125 क्वेश्चन कर दिए गए। तब से लगातार 125 ही आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपिस्ट्रॉफी। कौन से फिगर ऑफ स्पीच में एपिस्ट्रॉफी है? तो एपिस्ट्रॉफी दोस्तों पहचान हमें पता है, अगर कॉमा दिया हो तो मीन्स एपिस्ट्रॉफी है उसमें। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एपिस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द absent और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। हियर पेट्रोटिज्म इज पर्सोनिफाइड। तो दोस्तों, ये आप वीडियो को पॉज करके पूरी डेफिनेशन देख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, अगर मैं एक एक क्वेश्चन की डिटेल्स पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में केवल क्वेश्चंस और उनके आंसर बताता चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ओनोमोटोपोइक। कौन सा वर्ड ओनोमोटोपोइक है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, बग। क्वेश्चन नंबर 4 की डेफिनेशन आप दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड। द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच। दोस्तों, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? हैप्पीनेस इज बट एन, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों इसमें 4। ऑप्शन नंबर 4 पर है मेटाफर। कंपैरिजन इज मेड, सो मेटाफर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4 की डिटेल। लाइफ इज हियर कंपेयर टू अ ड्रामा विच इज़ जनरली पेनफुल एंड हैप्पीनेस इज़ अ ब्रीफ एपिसोड। लाइफ को यहाँ पर ड्रामा में कंपेयर किया गया है। विच इज़ जनरली पेनफुल, जो कि जनरली क्या है, दर्द से भरी हुई है। एंड हैप्पीनेस इज अ ब्रीफ स्पोर्ट एपिसोड, और सुख उसमें बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज when the sound of a word resembles the sound it denotes the figure of speech is। दोस्तों, किसी भी
फिगर ऑफ स्पीच जब साउंड की बात होती है तो हम जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच उसमें ओनोमोटोपोइया होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट ऑप्शन, ओनोमोटोपोइया। क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों मैं आंसर साथ में कराता चल रहा हूँ, यहाँ पे मेरा प्रैक्टिस सेट कराने का कोई पर्पज़ नहीं है। आप आंसर देखते चलिए ताकि आपका रिवीजन हो। प्रैक्टिस सेट में फिर दोस्तों बाद में कराऊंगा आपको। द रेपिटेशन ऑफ वॉवेल साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स इज कॉल्ड। तो रेपिटेशन किस में होता है दोस्तों? एजोनेंस, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमिल। इम्प्लाइड सिमिल दोस्तों क्या होता है? इम्प्लाइड सिमिल होता है मेटाफर। ऑप्शन नंबर 1, 7 का 1। A metaphor is implied simile. It is a comparison not clearly stated. Question number 8. What is a direct address to the dead, to the absent or to a personified object or idea? अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था। Correct answer is apostrophe. Option number 3, apostrophe is the right answer. Question number 9. What is the figure of speech? What is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of that which is expressed by words apparently? कह रहा है कि इसमें कौन सा स्पीच फिगर ऑफ स्पीच होगा when the real meaning is exactly the opposite। जो उसका रियल मीनिंग होता है वो वास्तव में उसका अपोजिट होता है। तो दोस्तों हमें पता है कि ऑप्शन नंबर 2, आयरोनी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. What figure of speech has been used in the following line? All the perfumes of Arabia cannot sweeten this little hand. इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों? तो इसमें है हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है कि अरब देश की कोई भी परफ्यूम जो है, क्योंकि अरब देश में सबसे अच्छी परफ्यूम्स पाई जाती हैं। तो मैकबेथ की ये लाइन है जिसमें लेडी मैकबेथ कहती है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विथ। तो दोस्तों द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू, नेचर की ओर लौटो, नेचर की ओर लौटो मूवमेंट द रोमांटिक एज में बात कही गई थी। आंसर नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेचर की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। तो प्रकृति की ओर लौटने के लिए ये कहा गया था रोमांटिक एज में। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश पोएट्री इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ रिटर्न टू नेचर। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट प्लेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन शेपिंग अर्नेस्ट हेमिंगवेज लिटरेरी क्रिएशंस लाइक फेयरवेल टू आर्म्स। आप इसमें अपना आंसर दोस्तों बताइए, क्या आंसर होगा? तो अर्नेस्ट हेमिंगवे लिटरेरी क्रिएशंस लाइक फेयरवेल टू आर्म्स में उन्होंने एक्सपीरियंसेस ऑफ वार की बात की है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। डिटेल आप देख सकते हैं। ही वॉज सेलेक्टेड एज अ ऑनरेरी लेफ्टिनेंट। ही वॉज हिट बाई ऑस्ट्रियन मॉर्टर सेल while handing out chocolate to Italian soldiers. He was admitted to Red Cross Hospital where he fell in love with the nurse whom he described in. Question number 13. Which of the following poets wrote the poem entitled Dower Beach? डावर बीच पोएम दोस्तों किसने लिखी है? सभी को पता है कि डावर बीच मैथ्यू अर्नोल्ड की एक बहुत ही फेमस पोएम है। सो आंसर नंबर 1 अर्नोल्ड इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14. द इमेजिनरी काउंटी योकनापटाफा अकर्स इन द नॉवेल ऑफ। तो किसमें दोस्तों अकर्स होता है?
ऑप्शन नंबर 3 विलियम फॉकनर में योकना फटाफा की बात होती है फॉकनर के नॉवेल्स में। ऑप्शन नंबर 3 फॉकनर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसकी दोस्तों डिटेल आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन, वेस्टलैंड कब पब्लिश हुई थी सभी को पता है, 1922। आंसर नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, 1922। क्वेश्चन नंबर 16, द वेस्टलैंड फर्स्ट अपीयर्ड इन द सियाल and won the magazine award from the poetry, after which it was published in book form in 1922. Question number 16, the phrase willing suspension of disbelief is associated with, दोस्तों willing suspension of disbelief किससे एसोसिएटेड है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सैमुअल टेलर कॉलरिज, एसटी कॉलरिज। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द सोनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ रिटन बाई, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, who called Sally a beautiful but an ineffectual angel, beating in the void his luminous wings in vain। तो दोस्तों ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये बात कही थी। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों है एडोनिस बाई सेली इज़ एन एलिजी ऑन। एडोनिस सेली ने जो एलिजी लिखी थी वो किस पर लिखी थी? एडोनिस एलिजी किस पर लिखी गई थी? आप सभी को पता है कि एडोनिस पीबी सेले ने जॉन कीट्स के लिए लिखी थी। तो एडोनिस हैज़ बीन रिटन ऑन जॉन कीट्स। ऑप्शन नंबर 3 is the right answer. Question number 20, Adonis is a wonderful threnody over the death of the poet Keats. Question number 20, who asserted himself as a classicist in literature, कौन अपने को a classicist in literature कहता है, royalist in politics कहता है, and Anglo Catholic in religion कहता है? तो दोस्तों ये कोई और नहीं, ये हमारे सबसे फेमस राइटर हैं टी.एस. इलियट। ऑप्शन नंबर 2 टी.एस. इलियट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड इन। दोस्तों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड कब लिखी गई? आप सब जानते हैं कि 1798। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, 1798। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स राइट्स अनइनहिबिटेडली अबाउट हिज और हर सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात कौन करता है? ये कोई और नहीं बल्कि कमला दास हैं। 22 का 3 हो जाएगा, 22 का हो जाएगा दोस्तों 3, कमला दास। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नोटेड फॉर वॉट कीट्स कॉल्ड निगेटिव कैपेबिलिटी। कीट्स जो निगेटिव कैपेबिलिटी को यूज करते हैं उसके लिए वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर, किसको इसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इसके लिए जाना जाता है शेक्सपियर को, जो उसका यूज निगेटिव कैपेबिलिटी का कीट्स ने किया था, लेकिन इसके लिए जाना जाता है शेक्सपियर को। ऑप्शन नंबर 4 शेक्सपियर इज़ द राइट आंसर। इट स्ट्रक मी वॉट क्वालिटी वेंट टू फॉर्म a man of achievement especially in literature and which Shakespeare possessed so enormously, I mean negative capability।
क्वेश्चन नंबर 24, बाथशेबा इज़ द हीरोइन ऑफ। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाथशेबा किस प्ले की हीरोइन है? बाथशेबा इज़ द हीरोइन ऑफ फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स ब्रिंग्स आउट द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड पिन पॉइंटेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ डिकेंस स्कॉलर्स। ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए और चारों ऑप्शन को देखिए। ऑटोबायोग्राफिकल, ग्रोटेस्क्यू, बैरोक, लेंथी। 25 का आंसर हो जाएगा 25 का 1 मीन्स ऑटोबायोग्राफिकल, क्योंकि डेविड कॉपरफील्ड का ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल माना जाता है। 25 का 1। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री। तो कह रहा है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स मीन्स दिए गए इन पोएटों में से डू वी एसोसिएटेड द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री के बारे में किसके बारे में बात की गई है? तो दोस्तों जॉन कीट्स। 26 का 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, ब्रेक 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 वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। ये पोयम जो है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये किस पे लिखी गई थी? तो ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी थी आर्थर हैलम पे। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, आर्थर हैलम। क्वेश्चन नंबर 28, इसका डिस्क्रिप्शन दोस्तों देख सकते हैं। टेनिसन्स फ्रेंड हैलम डाइड इन 1833। टेनिसन का फ्रेंड हैलम 1833 में इसकी डेथ हो गई। टेनिसन वॉज प्लंज्ड इनटू अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड सॉरो, और टेनिसन दुख और अंधकार में डूब सा जाता है। द सॉरो में बी रीड इन द एक्सक्यूसाइट लिटिल पोयम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और उनके दुख को इस पोयम ब्रेक 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 में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑन योर स्क्रीन। द नेम ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन्स फेमस एलिजी इज। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो फेमस एलिजी है उसका क्या नाम है? तो क्वेश्चन 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, इन मेमोरियम। इन मेमोरियम इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। परहैप्स द मोस्ट लव्ड ऑफ ऑल टेनिसन्स वर्क्स इज इन मेमोरियम विद विच इज़ वन ऑफ द फ्यू इमॉर्टल नेम्स दैट वर नॉट बोर्न टू डाई। दोस्तों आप पॉज करके डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, मैं करेक्ट आंसर्स आपको कराऊँगा। अब आप ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करके आप इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, शेक्सपियर सोनेट्स और इन द फॉलोइंग फॉर्म। शेक्सपियर के सोनेट्स की फॉर्म क्या है? तो दोस्तों सभी को पता है कि 3 क्वेट्रेंस एंड अ कपलेट। 4 लाइन के 3 क्वेट्रेन आते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, और 1 2 लाइन का कपलेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 3 क्वेट्रेंस एंड अ कपलेट। क्वेश्चन नंबर 30, डिटेल को दोस्तों आप पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 10 पाउंड्स डैश मनी, फिल इन द ब्लैंक स्पेस बाय चूजिंग द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे 10 पाउंड्स को देख के ये मत समझिएगा कि प्लूरल है, ये सिंगुलर माना जाएगा। 10 पाउंड्स इज़ अ लॉट ऑफ मनी। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। 10 पाउंड्स इज अ सिंगल यूनिट, सो दैट यूज ऑफ अ सिंगुलर वर्ब। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश अ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। तो दोस्तों कई फ्रेंड में से वन की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? आप लोग बताइए।
31 आपकी स्क्रीन पर है। तो 1 ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, हियर ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा, हैज़ इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस अर्नोल्ड एज अ क्रिटिक। अर्नोल्ड को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, किस तरह के आलोचक थे अर्नोल्ड। तो आप सभी जानते हैं कि ये क्लासिसिस्ट माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, क्लासिसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑन योर स्क्रीन। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड अकर्स इन द पोएम। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की लाइन किस पोएम में आती हैं। तो आप सभी को पता है ये यूलिसीज की लाइन्स हैं। ऑप्शन नंबर 3 यूलिसीज इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 यूलिसीज। क्वेश्चन नंबर 34 इज ऑन योर स्क्रीन। द नेम ऑफ प्रोटोगनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। तो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का प्रोटोगनिस्ट दोस्तों कौन है, माइकल हेंचार्ड है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। आप सब जानते हैं कि माइकल हेंचार्ड इसका प्रोटोगनिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट द थंडर सेड इज़ अ सेक्शन ऑफ द पोएम। तो दोस्तों आपको पता है कि द वेस्टलैंड जो 1922 में लिखी गई उसके 5 सेक्शन थे। द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, और उसी में एक सेक्शन आता है व्हाट द थंडर सेड। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट ऑप्शन, द वेस्टलैंड। क्वेश्चन नंबर, ये दोस्तों देख सकते हैं 35 के ये पांचों पार्ट हैं। द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट प्रोग्रेसेस रेदर एब्रप्टली थ्रू 5 मूवमेंट एज फॉलोज। इसमें 5 पार्ट हैं। ये क्वेश्चन अभी एलटी ग्रेड में भी पूछा गया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पहला पार्ट है द बरियल ऑफ द डेड, सेकेंड है अ गेम ऑफ चेस, थर्ड है द फायर सरमन, फोर्थ है डेथ बाय वाटर एंड फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं आप, BGFDW। B फॉर बरियल, G फॉर गेम, F फॉर फायर, D फॉर डेथ और W फॉर वॉट यानी लास्ट का व्हाट द थंडर सेड का पहला वर्ड व्हाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज ऑन योर स्क्रीन। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द ड्रामा विच T.S. इलियट डिड नॉट राइट। इस लिस्ट में ऐसा कौन सा ड्रामा है जो T.S. इलियट ने नहीं लिखा है। तो दोस्तों द कॉकटेल लिखा है, फैमिली रियूनियन लिखा है, मर्डर इन द कैथेड्रल लिखा है। तो फोर्थ द एसेंट ऑफ F6 नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37। विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बीन रिटन अबाउट इन फॉकनर्स फिक्शन। यूनाइटेड स्टेट के किस पार्ट के बारे में विलियम फॉकनर के फिक्शन में बताया गया है। तो ये दोस्तों होगा सेकंड, ऑप्शन नंबर 2, द साउथर्न सेक्शन के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ पोएम वॉज रिटन बाई कमला दास। तो सबको पता है दोस्तों समर इन कलकत्ता 1965 में इन्होंने लिखा था इसको। समर इन कलकत्ता वॉज पब्लिश्ड इन 1965। ये इनका कलेक्शन ऑफ पोएम्स था और इसी में इन्होंने इस कलेक्शन को लिखा था। समर इन कलकत्ता 1965 में इनका पोइट्री कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 39, द लोटस ईटर्स वॉज कंपोज्ड बाई। लोटस ईटर्स दोस्तों किसने लिखी थी, सभी को पता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ये पोएम है। ऑप्शन नंबर 2, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, T.S. इलियट माइग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्रॉम। T.S. इलियट माइग्रेटेड टू इंग्लैंड। T.S. इलियट इंग्लैंड से
कहाँ माइग्रेट होकर चले गए थे? ये अमेरिका चले गए थे, यूएसए। ऑप्शन नंबर 1 यूएसए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, टी.एस. Eliot was born in 1885 at St. Louis in the United States of America। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों देखेंगे, चार्ल्स डिकेंस पे ये क्वेश्चन है। डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज़ रेफर्स टू। चार्ल्स डिकेंस की अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में दो शहरों के क्या नाम हैं? तो पेरिस एंड लंदन। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। पेरिस एंड लंदन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 की डिटेल देख लेते हैं। द सीन ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज़ इज़ लेड इन लंदन एंड पेरिस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 42, Who among the following writers was a university professor of English? इनमें से कौन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था? तो दोस्तों निसिम इज़किल बॉम्बे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। निसिम इज़किल इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निसिम इज़किल वॉज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 43, जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ। जॉन कीट्स की डेथ कब हुई थी? तो दोस्तों इसमें 25 का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इसकी डेट ऑफ बर्थ को देखिए, 31 अक्टूबर 1795 में इनका जन्म हुआ एंड 23 फरवरी 1821 में इनकी डेथ हुई। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से 26 इज़ द राइट आंसर। जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ 26। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 26। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ नॉट वॉन द नोबल प्राइज? इनमें से किसने नोबल प्राइज़ नहीं जीता है? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि टी.एस. इलियट ने 1948 में जीता है, विलियम फॉकनर ने 1950 में, और अर्नेस्ट हेमिंगवे को द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए 1954 में नोबल मिला है। तो फिर इसमें कौन बचा? मुल्क राज आनंद को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, जो कि एक इंडियन राइटर हैं। ऑप्शन नंबर 2 मुल्क राज आनंद को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर दोस्तों इसकी डिटेल हम देख सकते हैं। टी.एस. इलियट 1948 में, विलियम फॉकनर 1950 में, अर्नेस्ट हेमिंगवे 1954 में। क्वेश्चन नंबर 45 इज ऑन योर स्क्रीन। शेक्सपियर ट्रेजेडी इज़ रिटन बाई। शेक्सपियर ट्रेजेडी एक वर्क है, ये किसके द्वारा लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों ये लिखा गया था ए.सी. ब्रैडले। ऑप्शन नंबर 2 ए.सी. ब्रैडले इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि चूज़ द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एफिमिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग। एफिमिनेट का मतलब क्या होता है? अ मैन हु इज़ वुमनेस इन हिज हैबिट्स। तो दोस्तों एफिमिनेट उसे कहते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसमें औरतों वाली आदतें हों, स्त्रियों वाली आदतें हों। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, अ मैन हु इज़ वुमनेस इन हिज हैबिट्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 इज ऑन योर स्क्रीन। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक ओपन्स विद द लाइन। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक किस लाइन के साथ ओपन होता है? ये पोएम किस लाइन के साथ ओपन होती है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लेट अस गो देन यू एंड आई। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। लेट अस गो देन यू एंड आई। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 48। हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसेइस्ट्स।
बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो किसको कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसेस्ट? तो एसेस्ट में प्रिंस कहा जाता है चार्ल्स लैम्ब को। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, चार्ल्स लैम्ब। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसकी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। द पोजीशन ऑफ लैम्ब अमंग एसेस्ट इज़ द मोस्ट इमाइनेंट। In fact, he has, after being called the prince of all the East, England has so far produced. Question number 49. Question number 49 is on your screen. Who composed the famous line, "If winter comes, can spring be far behind"? ये फेमस लाइन दोस्तों किसने लिखी है? तो आप सब जानते हैं कि ये शेली की बहुत ही फेमस लाइन है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये लास्ट लाइन है ओड टू द वेस्ट विंड की। तो पी.बी. शेले इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, पी.बी. शेले। इसकी डिटेल देख लेते हैं। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, लास्ट लाइन ऑफ ओड टू द वेस्ट विंड। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज़ नॉट रिटन बाई चार्ल्स लैम्ब? इनमें से कौन से ऐसे चार्ल्स लैम्ब ने नहीं लिखा है? तो दोस्तों ऑफ स्टडीज़ को देखते ही पता चल जाता है कि फ्रांसिस बेकन का है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट ऑप्शन, ऑफ स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 51। हु रोट द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम? द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम किसने लिखी है? पी.बी. शेले ने लिखी है 51 का। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट ऑप्शन, पी.बी. शेले। क्वेश्चन नंबर 52। चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टीटोटॉलर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो टीटोटॉलर का दोस्तों मतलब क्या होता है? टीटोटॉलर का मतलब होता है वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, जो कोई भी नशीला ड्रिंक नहीं लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, टीटोटॉलर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53। क्वेश्चन नंबर 53। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा है। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो दोस्तों इसमें मेटोनिमी है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट ऑप्शन, मेटोनिमी। मेटोनिमी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 53। In metonymy, an object is designated by the name of something which is generally associated with it. Question number 54 is on your screen. See question number 54. Question number 54 is, who composed the famous line, "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought"? ये बहुत ही फेमस लाइन है दोस्तों। ये शेली की बहुत ही फेमस लाइन है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ये टू अ स्काई लार्क में लाइन आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 शेली इज़ द राइट ऑप्शन। दिस लाइन अकर्स इन टू अ स्काई लार्क। क्वेश्चन नंबर 55 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 55। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। Whose novels throw light on the miseries of poor orphan children? गरीब अनाथ बच्चों पे किसके नावल प्रकाश डालते हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं, चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 इज़ ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन बाई विलियम फॉकनर? विलियम फॉकनर का कौन सा इसमें नॉवेल लिखा गया है? तो द साउंड एंड द फरी 1929 ये इनका नॉवेल है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट ऑप्शन, द साउंड एंड द फरी। क्वेश्चन नंबर 56 की डिटेल देख लेते हैं। द साउंड एंड द फरी 1929 इज़ अ साइकोलॉजिकल नॉवेल विद अ स्ट्रेंज ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट।
Next question is on your screen. Question number 57 is on your screen. See question number 57. What is the unique quality of Dickens humor? डिकेंस के ह्यूमर की यूनिक क्वालिटी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर 3, इट ब्लेंड्स ह्यूमर विथ पैथोज. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन. चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58. क्वेश्चन नंबर 58. हु रिगार्डेड पोएट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? पोएट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ किसने कहा है? तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि पोइट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कौन कहता है? क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड. ऑप्शन नंबर 1, मैथ्यू अर्नोल्ड इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 59. इसका आंसर देख लेते हैं. अर्नोल्ड एज शोन इन हिज एसे ऑन द स्टडी ऑफ पोइट्री रिगार्डेड पोइट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द conditions fixed for such criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. Question number next 59 is on your screen. Question number 59. Which is the best alternative to complete the sentence? So if I were the Prime Minister of India, it would help the poor. Option number 2 is the right option. वुड पास्ट को रेफर करता है. क्वेश्चन नंबर 60. फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस. इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? तो ऑप्शन नंबर 2, ही इज टू रिच टू स्टार्व, ये रिमूव टू का सेंटेंस है. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. इफ सेंटेंस हैविंग टू कंटेन्स नो नेगेटिव वर्ड फॉर द if sentence having TWO2 contains no negative word, the subordinate clause becomes negative. If however there is a negative word in the sentence, the subordinate clause becomes positive. नेगेटिव वर्ड दिया है तो पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव वर्ड दिया है तो नेगेटिव बन जाता है. क्वेश्चन नंबर 61 is on your screen. Question number 61 is on your screen. It is not necessary, says Smiles, to show that economy is useful. The sentence wants punctuation. Find out the correctly punctuated sentence from the following sentences. दोस्तों इस क्वेश्चन को पॉज करके आप इसको सॉल्व करिएगा. मैं इसका राइट ऑप्शन बता देता हूँ. राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 62 इज ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 62. Select the right meaning of the word biography from the following. बायोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों जीवनी. द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स. जब किसी के जीवन की कथा को कोई और लिखता है तो उसको हम कहते हैं जीवनी. तो 62 का 1 हो जाएगा. राइट ऑप्शन हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर 1. 62 का हो जाएगा 1. लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन बाय समवन एल्स. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63. 62 के बाद व्हाट डज द एब्रीविएशन IPC मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. IPC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पीनल कोड. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 4 इंडियन पीनल कोड. क्वेश्चन नंबर 63 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64. क्वेश्चन नंबर 64 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है दोस्तों. इसको आप पॉज करके आराम से देखिएगा. पंक्चुएशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. इसमें पंक्चुएशन करने को कहा गया है. एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम एज ही वॉज फॉर्चुनेट रिजॉइस एट इट एज ही वॉज वैलियंट आई ऑनर हिम बट एज ही वॉज एम्बिशियस आई स्लीव हिम. In given in following sentences find out the correct one.
दोस्तों इस क्वेश्चन को पॉज करके आराम से पंक्चुएशन देखिएगा। इसका मैं राइट ऑप्शन आपको बता देता हूँ। इसका राइट ऑप्शन होगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 65 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 65। फाइंड आउट द वर्ड Find out the correct indirect narration of the following direct speech. He said, alas, I am undone. तो दोस्तों इसका 65 का 3 हो जाएगा। He exclaimed sadly that he was undone. ऑप्शन नंबर 3 is the right answer. ऑप्शन नंबर 3 is the right answer. ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, इसको पॉज करके दोस्तों इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। Alas shows that it is exclamatory sentence, while changing the narration word alas is removed and exclaimed with sorrow, or such words are used. Question number 66. Find out the correct indirect narration of the following direct speech. तो आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा। ही आस्क्ड मी, क्वेश्चन वर्ड व्हाट अपनी जगह रहेगा। ही आस्क्ड मी व्हाट और यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो यू का आई हो जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 67। what is synonym of elegant? एलिगेंट का सिनोनिम पर्यायवाची क्या होगा? तो ग्रेसफुल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 ग्रेसफुल। क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टाइमोरियस? टाइमोरियस का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों टाइमोरियस का पर्यायवाची होगा टाइमिड, कायर। थर्ड क्वेश्चन नंबर 68 का टाइमिड। क्वेश्चन नंबर 69। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट? ऑन द अलर्ट का क्या मतलब होता है? तो रेडी टू एक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ट? मिस स्पेल्ट कौन सा वर्ड है दोस्तों? तो कैरियर सही है, CARER। क्रिएटर भी सही है, और ये वाला कैरियर भी सही है। करियर भी सही है, कैरियर भी। तो सेंटर में CENTRE होता है। हालांकि अमेरिकन में दोस्त ये वाला होता है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा, सेंटर। क्वेश्चन नंबर, सेंटर की करेक्ट स्पेलिंग देखिए। द करेक्ट स्पेलिंग इज CENTRE। क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ क्योर फॉर ऑल इल्स? अ क्योर फॉर ऑल इल्स मतलब सभी बीमारियों का की जो इलाज हो उसको रामबाण कहा जाता है, यानी कि पेनिसिया। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 इज ऑन योर स्क्रीन। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। तो दोस्तों HOKM याद रखिए। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। यहाँ पे ये 3 ट्रेजेडी हैं, जबकि द टेम्पेस्ट कॉमेडी है। तो द टेम्पेस्ट आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 72 का क्या हो जाएगा? 4 द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसकी डिटेल देख लीजिए। ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट एंड मैकबेथ आर 4 मेजर ट्रेजेडीज। ये दोस्तों मैंने चारों ट्रेजेडीज अपने चैनल पर पढ़ा रखी हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उनको पढ़िएगा। बाई शेक्सपियर, वेयर एज द टेम्पेस्ट बाई शेक्सपियर इज कॉमेडी। टेम्पेस्ट क्या दोस्तों? कॉमेडी है, बाकी सारी ट्रेजेडीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस? कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है?
तो दोस्तों हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ज़रूर आती है, तो हम सबसे पहले थर्ड फॉर्म ही देख लेते हैं। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, कौन सा पैसिव वॉइस में है। तो फोर्थ सेंटेंस में देखिए सी वॉज अवार्डेड, थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट ऑप्शन। 73 का 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट इन पैसिव वॉइस, कौन सा पैसिव वॉइस में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट इन पैसिव वॉइस, यानी कि 3 पैसिव वॉइस में है और एक नहीं है। तो थर्ड फॉर्म को देख लीजिए, अवार्डेड थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे बी के बाद पनिश्ड थर्ड फॉर्म है, और वहाँ नॉट के बाद इंटेंडेड भी थर्ड फॉर्म है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, माई अंकल सीक्स ऑन अपॉइंटमेंट विद यू, थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। 74 का 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द सिनोनिम ऑफ अपैथेटिक, का सिनोनिम क्या होगा। 75 का आंसर आप लोग बताएंगे। 75 का हो जाएगा 75 का 1, हॉस्टाइल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑस्पीसियस। ऑस्पीसियस का एंटोनिम यानी कि विलोम क्या हो जाएगा। तो 76 का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा। 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओमनियस। 76 का थर्ड हो जाएगा ओमनियस। क्वेश्चन नंबर 77 इज ऑन योर स्क्रीन। ऑस्पीसियस मीन्स गुड ओमेन, ओमिनियस मीन्स बैड ओमेन। क्वेश्चन नंबर 77 इज ऑन योर स्क्रीन। ये दोस्तों आप क्वेश्चन पॉज करके आराम से पढ़िएगा। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम अ पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। And though a single word scatters all doubts, I quake for wonder at your choice of me. Why, and why? How would you like to characterize the speaker of lines? Choose the best option from the following. He is a melancholic person. He was different regarding his selection as a lover by his lady love, but is now surprised at her choice of him. Third, he is skeptical by nature, और फोर्थ ही इज़ डिस्पोंडेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन हो जाएगा 2, ही वॉज डिफाइडेंट रिगार्डिंग हिज सिलेक्शन एज अ लवर बाय हिज लेडी लव बट इज़ नाउ सरप्राइज्ड एट हर चॉइस ऑफ हिम। आप इसकी डिटेल को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। द पोएम सीम्स टू बी डाउटफुल ऑफ बीइंग चूजन एज अ लवर बाय हिज लेडी लव, but that doubt vanishes from her reply, and now his mind is filled with surprise at his selection. Question number 78 is on your screen. Read the lines that follow that answer the question based on them. Created half to rise and half to fall, great Lord of all things, yet a prey to all. Which of the following statement best articulates the human condition suggested in the above lines? 78 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मैंस स्टेट इन द वर्ल्ड इज पैराडॉक्सिकल इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 79 इज ऑन योर स्क्रीन दोस्तों। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इट। इस पैसेज को पढ़ना है। But the 10 poets represented in the following pages all share a technical master of English verse and a broad enough thematic concern to make them worthy of the attention of a wide audience. To which of the following categories does the book alluded to in the above statement belong? तो दोस्तों इसके हम ऑप्शंस देख लेते हैं 79 के।
79 के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एन एंथोलॉजी ऑफ पोइट्री इज़ द राइट आंसर. पैसेज सेज द क्वालिटीज ऑफ द पोएट्स एंड द थीम्स ऑफ देयर पोइट्री विच विन काउंट फॉर देयर पॉपुलैरिटी. तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 80 का देख लेते हैं दोस्तों. फिल इन द ब्लैंक fill in the blank with a suitable preposition or verb. He dash the bus when it came. तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब बस आई तो ही गॉट ऑन, वो उसमें चढ़ गया. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर. 980 का 2. क्वेश्चन नंबर 81. चूज द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनविंसिबल. का मतलब होता है अविजेय, तो जिसको जीता ना जा सके. तो ऑप्शन नंबर 4 अनकन्क्वेरेबल, जिसको जीता ना जा सके अनकन्क्वेरेबल होता है. क्वेश्चन नंबर 82. पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेलस. तो दोस्तों जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, 82 का हो जाएगा एनवियस. ऑप्शन नंबर 82 का सेकेंड, एनवियस इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर, जेलस मीन्स एनवियस एंड जेलस मीन्स enthusiastic. क्वेश्चन नंबर 83 is on your screen. What does the idiom be all and end all mean? बी ऑल एंड एंड ऑल का मीन होता है द होल एंड सोल. ऑप्शन नंबर 83 का 4 इज़ द राइट ऑप्शन, द होल एंड सोल. क्वेश्चन नंबर 84. इट हैड बीन पार्ट ऑफ नेल्सन्स प्रेयर दैट द ब्रिटिश फ्लीट माइट बी डिस्टिंग्विश्ड बाई ह्यूमैनिटी इन द विक्ट्री विच ही एक्सपेक्टेड. वॉट वॉज नेल्सन्स ड्रीम. तो नेल्सन मंडेला का क्या ड्रीम था, टू सर्व ह्यूमैनिटी. क्वेश्चन नंबर 84 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, टू सर्व ह्यूमैनिटी. क्वेश्चन नंबर 85. इसको दोस्तों इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं. नेल्सन्स प्रेयर वॉज नॉट ओनली फॉर विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश फ्लीट. इन फैक्ट ही वॉज होपफुल ऑफ द विक्ट्री, बट ही वॉन्टेड दैट दिस विक्ट्री शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाई ह्यूमैनिटी. That is, it should be useful to humanity. Question number 85. The talk of memorials to him in statues of bronze, of marble or pillars, and thus they mock him and belie his message. What does the writer say? तो 85 के ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों. 85 में 4 ऑप्शंस हमारे हैं. मेमोरियल ऑफ कॉस्टली मेटल्स आर इम्पोर्टेंट, द डेड पर्सनस मैसेज इज इम्पोर्टेंट. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द डेड पर्सनस मैसेज इज इम्पोर्टेंट, सेकेंड आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन. अ बैलेड इज. दोस्तों बैलेड क्या होता है, बैलेड एक लोकगीत होता है, और बैलेड में क्या होता है, पोएम के माध्यम से एक स्टोरी बताई जाती है. अ शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल इज अ बैलेड. ऑप्शन नंबर 1, अ शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ tale. The ballad presents a short story in verse. It is a song transmitted orally which tells a story. Question number 87. Lyric. So what is lyric? Lyric is a short poem. दोस्तों lyric is a short poem in which the poet expresses his intense personal feelings के बारे में lyric में poet बताता है. तो ऑप्शन नंबर 3 is the right answer. Lyric is a short poem in which the poet expresses his intense personal feelings. A lyric is always an expression of the moods and emotions of a poet. The best lyrics are emotional in tone. Question number 88 is on your screen. The literary art of diminishing a subject by making it ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement and scorn is called. ये दोस्तों सभी को पता है. ऑप्शन नंबर 3, पैरोडी इज द राइट आंसर.
imitative way of words, style, attitude, tone and ideas of an author in a way to make them ridiculous, मजाकिया अंदाज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 के बाद है क्वेश्चन नंबर 89। हाउ मेनी लाइन्स डज अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी एलटी ग्रेड 2025 में भी रिपीट हुआ कि सोनेट में कितनी लाइन होती हैं। तो आपको पता है 14 लाइन्स, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 से पहले हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सोनेट इज ए शॉर्ट लिरिक ऑफ 14 लाइन्स एंड द इटालियन पोएट पेट्रार्क वॉज द फर्स्ट टू यूज दिस फॉर्म ऑफ लिरिक टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर हिज बिलव्ड लॉरा। लॉरा के लिए पेट्रार्क ने इसको यूज किया था पहली बार, इटालियन पोएट पेट्रार्क ने। क्वेश्चन नंबर 90 दोस्तों, एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स। आयम्बिक पेंटामीटर में कितनी होती हैं? 5 लाइन होती हैं। आपको पता है 5 फीट आयम्बिक पेंटामीटर कहा जाता है, 5 फीट आयम्बिक पेंटामीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन। 90 का दोस्तों क्या हो जाएगा? 1। इन आयम्बिक मीटर ईच फुट हैज़ 2 syllables of which the first is unaccented and the second accented. If there are 5 feet or 10 such syllables in a line, it would be known as iambic pentameter. तो एक्सप्लेनेशन भी दोस्तों देखेंगे तो हमारी नॉलेज और बढ़ेगी और क्वेश्चंस की डिटेल भी पता चलेगी। क्वेश्चन नंबर 91। A long poem telling the story of the leader of the whole community, written in a narrative form and lofty style is called। 91 का दोस्तों आंसर करिए। 91 का क्या आंसर हो जाएगा? 91 का करेक्ट आंसर होगा इपिक। एन इपिक महाकाव्य की बात हो रही है। 91 का 2 इज़ द राइट आंसर। एन इपिक 91 का 2 इज़ द राइट आंसर। एन इपिक। An epic is a long narrative poem on a great and serious subject। ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है सीरियस सब्जेक्ट पे रिलेटेड, जैसे महाभारत है, रामायण है। रिलेटेड इट एन एलिवेटेड स्टाइल, जैसे इंग्लिश में पैराडाइज लॉस्ट है। रिलेटेड इन एन एलिवेटेड स्टाइल एंड सेंटर्ड ऑन अ हीरोइक और क्वेसी डिवाइन फिगर्स ऑन हुज एक्शन डिपेंड्स द फेट ऑफ अ ट्राइब, अ नेशन ऑफ द ह्यूमन रेस। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 इज ऑन योर स्क्रीन। हु डिफाइंड ट्रेजिडी इन द फॉलोइंग मैनर। किसने ट्रेजिडी को इस तरीके से बताया है? ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। दोस्तों ये एरिस्टोटल की बहुत ही फेमस डेफिनीशन है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 92 का 3 एरिस्टोटल इज द करेक्ट आंसर। Aristotle defines tragedy as the imitation of an action, serious, complete, and of a certain magnitude, in a language beautified in different parts with different kind embellishment, through action and not narration, and through scenes of pity and fear bringing about the catharsis of these emotions। तो दोस्तों ट्रेजेडी में कैथारसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है और ये डेफिनेशन दी है एरिस्टोटल ने। क्वेश्चन नंबर 93 इज ऑन योर स्क्रीन। हु इज नोन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी अमंग द फॉलोइंग। तो बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी दोस्तों किसको माना जाता है? बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है 93 का क्या करेक्ट आंसर होगा बताइए? 93 का हो जाएगा वॉल्ट विटमैन। 93 का 3 वॉल्ट विटमैन इज द राइट आंसर, अमेरिकन पोएट हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की डिटेल देखेंगे। वॉल्ट विटमैन एंटर्ड पॉलिटिक्स एज ए डेमोक्रेट। वॉल्ट विटमैन ने पॉलिटिक्स में एक डेमोक्रेट के रूप में एंटर किया था। ही बिकेम एडिटर टू अ डेमोक्रेटिक न्यूज़पेपर। वो एक डेमोक्रेटिक न्यूज़पेपर के एडिटर बने। ही बिलीव्ड एंड शोड हाउ मैन माइट अचीव फॉर हिमसेल्फ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल फ्रीडम विद इन द लिमिट्स ऑफ नेचुरल लॉ फॉर द माइंड एंड बॉडी थ्रू डेमोक्रेसी। तो दोस्तों डेमोक्रेसी के लिए वॉल्ट विटमैन को जाना जाता है। द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी के लिए वॉल्ट विटमैन, अमेरिकन राइटर।
Question number 94 is on your screen. Complete the following. I hear America singing. I hear America singing is a lyric. तो 94 का दोस्तों क्या आंसर होगा? 94 का आई हियर अमेरिका सिंगिंग, यहाँ पे पैट्रियोटिक की बात हो रही, देशभक्ति की बात हो रही। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। 94 के बाद क्वेश्चन नंबर 95 इज ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हु रोड द फॉलोइंग वेल नोन लाइन्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स किसने लिखी हैं? ये दी गई लाइनें, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। दोस्तों ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग पोएम से, और ये जवाहरलाल नेहरू की भी फेवरेट लाइनें थीं। डेथ के टाइम उनकी टेबल पर ये 4 लाइनें लिखी हुई मिली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 95 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। 95 की डिटेल देखेंगे। दोस्तों द लाइन्स आर पार्ट ऑफ अ पोएम टाइटल्ड स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग की लाइनें हैं बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दीज लाइन्स वर सो डियर टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लाइनें पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत प्रिय थी। दैट दे वर फाउंड आफ्टर हिज डेथ ऑन हिज डेस्क इन हिज ओन हैंड राइटिंग, उनकी मौत के बाद उनकी मेज पर ये 4 लाइनें लिखी हुई पाई गई थी। उनकी खुद की हैंड राइटिंग में ये लाइनें इतनी प्रिय थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को। क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों, ईयर 2000 में केवल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन बाद में 2004 से 125 पूछे जाने लगे। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डिड रिसेंटली चेंज हिज हर रिलीजन, इनमें से किस राइटर ने अपना धर्म बदल लिया था? तो आपको पता है कमला दास ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। तो 96 का 2 कमला दास इज़ द राइट ऑप्शन। कमला दास ने उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया था और इनको माधवी कुट्टी भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 97 इज ऑन योर स्क्रीन। बैकग्राउंड कैजुअली इज रिटन बाई, बैकग्राउंड कैजुअली किसने लिखा है? बताइए दोस्तों। बैकग्राउंड इज कैजुअली इज रिटन बाई निसिम एजकिल ने लिखा है बैकग्राउंड कैजुअली को। ऑप्शन नंबर 497 का 4 निसिम एजकिल इज द राइट आंसर। बैकग्राउंड कैजुअली इज वन ऑफ द बायोग्राफिकल पोएम ऑफ निसिम एजकिल। क्वेश्चन नंबर 98, हु सेड देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन, ये स्टेटमेंट दोस्तों किसने बोला था? 98 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही थी कि देयर इज़ नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें 98 का सही आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। In his Wordsworth's famous preface to the lyrical ballads, he enunciated his theories. He said that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and verse. Question number 99 दोस्तों देख लेते हैं। Shylock is a character in Shakespeare's The Merchant of Venice, सभी को पता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। Shylock द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एंटागोनिस्ट है। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, शाइलॉक द ज्यू इज़ द मनी लेंडर इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स। मैकबेथ में दोस्तों 3 चुड़ैलों की बात की गई है, चौथी चुड़ैल किसे कहा गया है? तो चौथी चुड़ैल दोस्तों लेडी मैकबेथ को कहा गया, जो अपने हस्बैंड मैकबेथ को उकसाती है किंग डंकन को मारने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। तो आंसर नंबर 3 लेडी मैकबेथ इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों हमने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। देर आर 3 विचेस इन मैकबेथ बट लेडी मैकबेथ इन्फ्यूजेस करेज इन मैकबेथ टू मर्डर डंकन दस कॉल्ड द 4th विच, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो दोस्तों ये
100 क्वेश्चन हमने पढ़े PGT 2000 के, और ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। आप इनको बार बार पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं इसके बाद जो 2000 के बाद पेपर हुआ था उसका वीडियो बनाऊंगा। लगातार आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहिए, चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिखेगा। उस टेलीग्राम के लिंक को भी क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको उसमें सारी अपडेट वीडियो मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।